अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ें। अच्छा, ये रखी मैंने चीज चैप्टर 7 में हुई है, लेकिन ये रिस्क नहीं है, ये है जी फॉरेन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। ये कोई 2-3 अटेम्प्ट्स के बाद सवाल आ जाता होता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल ये रखा मैंने हुआ है चैप्टर 7 के अंदर। रिस्क नहीं है ये, लेकिन चूंकि फॉरेन करेंसी पड़ी होती है ना चैप्टर 7 में, तो इसमें वो एक्सचेंज रेट्स वगैरह और वो कन्वर्जन, तो इसलिए मैंने इसको इस चैप्टर में रखा हुआ है। ये इन्वेस्टमेंट अप्रेजल तो लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग, लेकिन सिर्फ होगा क्या कि डिसीजन मेकर यहां बैठा होगा और मतलब पैसा लगाना होगा सर दूसरे मुल्क में और लगा के वापस भी लाना होगा, तो है ये इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। इसलिए सवाल तो ये लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग एनपीवी वाला ही है, लेकिन इसमें थोड़ी सी टेक्निकलिटीज हो सकती हैं। इसको ना मैंने सवालों को 2 हिस्सों में बांटा हुआ है। मैं आपको बुक से बताता हूँ जो लिखा हुआ है, लेकिन अगर आपको ये पिक्चर समझ आ गई तो बस ठीक है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। जो प्रोजेक्ट की लाइफ है, इसमें जो हम अब तक कैश फ्लोज बनाते आए हैं वो सब कुछ वैसे ही निकलेगा, लेकिन वो होंगे फॉरेन करेंसी में। जैसे अब तक पढ़ा है ना, जैसे कैश फ्लोज बनाते थे, सेल्स टैक्स वगैरह सब, ये सब वैसे ही कैलकुलेट होगा। उसके बाद सिर्फ डिस्काउंटिंग होती थी, तो अब क्या होगा कि अब एक्सचेंज रेट्स इस्तेमाल होंगे ओवर द प्रोजेक्ट, और यही फिगर्स, ये जो हमने ऊपर निकाली हुई है, ये कन्वर्ट हो जाएंगी लोकल करेंसी में। यही वाली फिगर्स ये लोकल करेंसी बन जाएगी। और उसके अलावा हो सकता है कुछ एडिशनल यहां लोकल भी कैश फ्लोज हो सकता है जहां पर हमने कोई लाइजनिंग ऑफिस बनाया हो जो यहां के लोगों को बिठा के तनख्वाह दे रहे हो सकता है यहां पाकिस्तान में जब पैसे कमा के लाए तो उस पर और टैक्स लग जाए, तो यहां पर मजीद कोई कैश फ्लोज हो सकते हैं। यहां पर कोई लोकल एडिशनल कैश फ्लोज हो सकते हैं। और इनका भी जब फाइनल नेट आंसर आ जाएगा तो फिर इसकी एनपीवी निकलेगी, यानी ये कैश फ्लोज 2 टुकड़ों में टूट जाएंगे। फॉरेन करेंसी कैश फ्लोज होंगे बिल्कुल जैसे पहले पढ़ा है, यही कैश फ्लोज एक्सचेंज रेट लगा के लोकल करेंसी में कन्वर्ट हो जाएंगे, और ये सिनेरियो है जिसमें जो जैसे कमाएंगे वैसे ही उठा के घर ले आएंगे। कन्वर्ट होने के बाद यहां पर कुछ लोकल एडिशनल कैश फ्लोज भी हो सकते हैं, और अब जो फाइनल एंड रिजल्ट निकलेगा इनकी फिर एनपीवी निकलेगी। मेरे पास जगह नहीं रही, ये मैं ये कहना चाह रहा हूं, इनकी फिर एनपीवी निकलेगी जो कि लोकल करेंसी में निकलेगी। एक ये केस है, और इसमें एम्फसाइज कर रहा हूं मैं इस बात पे कि जो जितना कमाएंगे वो घर ले आएंगे, यानी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है पैसे लाने पे। एक ये सिनेरियो है। और एक सिनेरियो ये है कि जिसमें हम फॉरेन करेंसी के कैश फ्लोज निकालने की बजाय पैट निकालेंगे। ये पैट निकल आएगा, बस ये वर्किंग यही खत्म। फिर लोकल करेंसी में नई वर्किंग होगी, और लोकल करेंसी में जो वर्किंग होगी ये होंगे डिविडेंड। जो सवाल में कोई ना कोई इंफॉर्मेशन दी होगी कि हम इतना डिविडेंड पाकिस्तान ला रहे होंगे, और वो शायद प्रॉफिट के साथ लिंक किया हो। इन अमाउंट से हम डिविडेंड्स निकालेंगे एज पर
गाइडेंस इन क्वेश्चन। इन दोनों में फर्क बस ये बता रहा हूं कि यहां पर जैसे कैश फ्लोस कमा रहे होंगे वो उसी तरह से पाकिस्तान पहुंच जाएंगे, यानी एक ही बड़ी सी वर्किंग के अंदर बड़े से फॉर्मेट के अंदर एंड सवाल तक पहुंच जाएंगे। लेकिन जहां पर हम फॉरेन प्रोजेक्ट के कैश फ्लोस और प्रॉफिट्स अलग निकाल रहे होंगे और कोई ना कोई सवाल में गाइडेंस दी होगी जहां से हम उससे डिविडेंड पाकिस्तान ला रहे होंगे और ये वाले कैश फ्लोस होंगे, और यहां पर भी मजीद लोकल एडिशनल कैश फ्लोस हो सकते हैं। और फिर इनका जो फाइनल कैश फ्लो निकलेगा उसकी फिर एनपीवी कैलकुलेट होगी। यानी दोनों में डिफरेंस ये है कि यहां पर जितना कैश प्रोजेक्ट से आएगा वो सारा कैश पाकिस्तान एज इट इज आ जाएगा, यानी एक ही वर्किंग होगी एनपीवी तक पहुंचने के लिए, जबकि यहां पर फॉरेन कैश फ्लोज या प्रॉफिट्स की वर्किंग अलग होगी और फिर लोकल पाकिस्तान में जितना कैश पहुंचेगा वो सवाल वाला बताएगा कितना कैश लेके आना है, यहां से फिर कैश फ्लोज आएंगे जिनकी एनपीवी निकलेगी। बाकी डिसीजन मेकिंग ही है। एक इसका सवाल करा देता हूं, एक इसका करा देता हूं। ये को 2-3 अटेम्प्ट्स बाद आ जाता होता है। दिसंबर 23 में आया था लास्ट टाइम। अच्छा, चैप्टर 7 में ना मैंने 2 केसेस बना के यही चीजें एक पेज पे लिखी हैं। अभी बेशक ना पढ़े, लेकिन एक फार्मूला है, वो कैपम के फार्मूले में ना एक कंट्री रिस्क प्रीमियम ऐड होता है, तो सवाल में अगर वो टेस्ट हो गया तो वो निकालना पड़ेगा। तो वो अभी नहीं, वो ब्रेक के बाद वाले सवाल में निकलाऊंगा, तो फिर तब वो पेज पढ़ा दूंगा। मैंने इन्हीं चीजों को अंग्रेजी में पेज पे लिखा हुआ है, अगर ये पिक्चर से समझ आ रहा है तो बस ठीक है। चले पहले उसका सवाल करते हैं, फिर ब्रेक के बाद इसका सवाल करते हैं। आप पढ़ लें जून 21, चैप्टर 7 के अंदर है जून 21, क्विक बुक। ये चैप्टर में होगा नंबर 16, क्विक कुक, क्वेश्चन नंबर 16 होगा चैप्टर 7 में। पढ़ ले, मैं करता हूं।
हाँ जी, ये वाला कि ये वाला? ये वाला कैसे? कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। अगर कोई रिस्ट्रिक्शन होंगी ना कि नहीं इतना पैसा यहां नहीं आ सकता या इतना पैसा आ सकता, बस तो रिस्ट्रिक्शन वाला है। अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो बस फ्री है, यानी जितना कमाएगा प्रोजेक्ट वो सीधा हम कर लेंगे। इसमें एक लाइन लिखी हुई है, अगर आपने टेक्स्ट नहीं पढ़ा लेकिन फिर भी मेरे ख्याल में उन्होंने क्लैरिटी के साथ लिखा हुआ है, दोनों मुल्कों के दरमियान टैक्स ट्रीटी है। तुर्की में कितना टैक्स देंगे हम? 25%। और चूंकि प्रोजेक्ट हम कमा के पैसा पाकिस्तान में लाएंगे तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट कहेगी कि आप पैसा कमा रहे हैं बाहर से तो आप टैक्स दें, वो लेंगे 29%। लेकिन वो 29% नहीं देंगे, 4% लेंगे। क्यों? क्योंकि 25 वहां हम दे चुके। हाँ, यहां नहीं लिखा हुआ, वैसे बता रहा हूं। अगर वहां 30 होता और यहां 29 होता तो बस फिर 30 दे दिया, फिर वापस नहीं करती पाकिस्तानी गवर्नमेंट। तो डबल टैक्स ट्रीटी का मतलब है जो टैक्स वहां दे दिया, जो एडिशनल है वो यहां देना होगा। अच्छा, इसमें एक दो एतराज थे मुझे हाई कैप के सोल्यूशन पे, वो मैं सॉल्व करते हुए बता भी दूंगा। टैक्स सेम ईयर है, नेक्स्ट ईयर है, नेक्स्ट ईयर। तो फिर हमें, ये मैं कर रहा हूं जून 21, तो हमें फिर अपने कॉलम 5 की बजाय 6 तक ले जाने पड़ेंगे। अच्छा, पहले हमें सवाल सॉल्व करना पड़ेगा टर्किश लीरा में। पहले सारा सवाल फॉरेन करेंसी में होगा, फिर उसको हम लोग पाकिस्तानी रुपए में लेके आएंगे। तो हम लोग पहले कर लेते हैं टर्किश लीरा, और यूनिट्स हैं थाउजेंड्स में और ये भी हजारों में ही है, तो मिलियन में कर लेते हैं। अब ये लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग जैसे पहले होता था, सेल्स, खर्चे। अब इसमें आपको दिए हुए हैं यूनिट्स, और पहले भी ऐसे करते रहे कि चाहे तो सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट अलग अलग लिख लें, चाहे तो कंट्रीब्यूशन लिख लें। तो कंट्रीब्यूशन लिख लेते हैं, टोटल कंट्रीब्यूशन। यूनिट्स बताए हुए हैं, 1 में कितने?
40,000, 2 में 60, 3 में 90, 4 और 5 में भी 120। ये हो गए यूनिट्स। सेल प्राइस जी 1450, लेकिन ये जो 1450 है ये करंट है, हमें इसको 1 से ही इन्फ्लेट करना पड़ेगा। सेल प्राइस को करना पड़ेगा इन्फ्लेट, लेकिन इन्फ्लेशन जो है ना वो हर ईयर की डिफरेंट है। तो जो सेल प्राइस है उसके बारे में कहा है कि जो तुर्की की इन्फ्लेशन है उसी तरह से वो इन्फ्लेट करनी है। तो जो ईयर 1 वाली प्राइस है वो 1450 कितना ग्रो करेगी? 9%। अब क्योंकि इन्फ्लेशन रेट अलग अलग है ना, तो हम कह तो सकते हैं LY इंटू, अब 1 पॉइंट क्या कहें तो 1 प्लस तुर्की की इन्फ्लेशन, बस ये बता दिया एग्जामिनर को। अब हमने कैलकुलेशन कैसे करनी है? 1450 को 1.09 1580, खैर हमने मिलियन में चले जाना है। फिर उसके बाद अगले साल इसको 1.08 1707, फिर इसको 1.07 1826, फिर इसको 1.06 1935, फिर इसको 1.05 वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, इसमें हमने क्या करना है? इसमें हमने जो तुर्की की इन्फ्लेशन है उस पे इन्फ्लेट नहीं करना है, इसको उससे 3% कम से इन्फ्लेट करना है। इंक्रीज बाय 3% लेस देन इन्फ्लेशन रेट इन तुर्की, यानी अगर इन्फ्लेशन रेट 9% है तो 6% करना है। जो इन्फ्लेशन रेट है उसे 3 माइनस करके फिर इन्फ्लेट करना है। तो 500 को 1.09 की जगह 1.06 नहीं भाई 500 है 530, फिर 530 को 8% की जगह 1.05 556, फिर 556 को 1.07 की जगह 1.4 57, फिर 579 को 1.06 की जगह 1.03 और फिर 596 को 1.05 की जगह 1.02 608। और क्या वेरिएबल होगा? एक कंपोनेंट है जो पाकिस्तान से बन के वहां जाएगा, ये टेबल के नीचे लिखा हुआ है। ऑल कंपोनेंट्स विल बी प्रोड्यूस्ड और परचेज्ड इन तुर्की एक्सेप्ट फॉर एसेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, जो कि पाकिस्तान से वहां जाएंगे, तो वो भी वेरिएबल कॉस्ट ही है, और वो है 800 लीरा 800 रुपए। तो हम ये सवाल कर रहे हैं लीरा के अंदर, तो हमें उसको रुपीज में से लीरा में लाना पड़ेगा। वर्किंग 1.1 1 2 3 4 5 कंपोनेंट की रुपी कॉस्ट 800 करंट है, इसको कितना इन्फ्लेट करना है? पाकिस्तानी इन्फ्लेशन, और पाकिस्तानी इन्फ्लेशन चल रही है ये तुर्की के साथ साथ ही 4 3 3 2 2 2, तो इसको हम बढ़ा देते हैं पाकिस्तानी इन्फ्लेशन के लिहाज से। तो 800 को 1.04 और इसको 1.03 85, फिर 1.0 1.03, फिर 1.02 और फिर 1.02। ये हो गया रुपए में, लेकिन हमने वहां लिखना है लीरा में, तो इसको लीरे कैसे बनाए?
अच्छा, अब ना इस सवाल में एक और कॉमन बात ये होगी, तकरीबन हर सवाल में, बल्कि तकरीबन क्या हर सवाल में होगी, कि हमने एक करेंसी से दूसरी करेंसी में आना ही आना होगा। तो उसके लिए आपको हर साल का अलग अलग एक्सचेंज रेट चाहिए होगा, उसके लिए कोई ना कोई डाटा होगा। इसमें आपको सवाल में अभी इस वक्त करंट स्पॉट रेट बताया हुआ है लीरा पर रुपी या रुपी पर लीरा। कैसे? रुपी 1 है तो जो 1 है वो नीचे है, तो लीरा पर रुपी अभी बताया हुआ है। और हर साल का एक्सचेंज रेट कितना होगा ये तो नहीं बताया आपको। ना करेंसी रिस्क पढ़ाते हुए मैंने 2 फार्मूले बताए थे, एक था इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी और एक था परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी। ये इस्तेमाल होते हैं फ्यूचर रेट्स प्रोजेक्ट करने के लिए। सवाल में इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी या परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी, परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी में इन्फ्लेशन रेट्स इस्तेमाल होते हैं और इंटरेस्ट रेट पैरिटी में इंटरेस्ट रेट यूज होते हैं। तो सवाल में क्या गाइडेंस है? इन्फ्लेशन की है, तो हम परचेजिंग पावर पैरिटी लगा के हर साल के एक्सचेंज रेट्स निकालेंगे। ये सवाल वाला खुद कह भी सकता है, नहीं भी कहेगा तो हमने खुद से इंटरेस्ट रेट पैरिटी या परचेजिंग पावर पैरिटी लगा के एक्सचेंज रेट निकालने ही होंगे। अब वो हमें जहां जरूरत है, लेकिन उसको ना मैं प्रेजेंट अलग से क्योंकि मुझे वो 0 से लेकर 6 तक की फिगर चाहिए होगी, तो उसको मैं वर्किंग 2 कह देता हूं। एक्सचेंज रेट्स 0 के ऊपर, और ये एक्सचेंज रेट्स हैं ओवर रुपी। 0 के ऊपर कितना है? 0.041। साल बाद कितना होगा? इस पे हम परचेजिंग पावर पैरिटी लगाएं तो उसका फार्मूला होता है अभी का रेट ऊपर 1 प्लस कौन से मुल्क का इन्फ्लेशन जो ऊपर है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस कौन से मुल्क का इन्फ्लेशन जो नीचे है। तो साल जब गुजरेगा तो एक्सचेंज रेट हो जाएगा ईयर 1 का तुर्की का इन्फ्लेशन रेट डिवाइडेड बाय पाकिस्तान का इन्फ्लेशन रेट 4%। तो ये ईयर 1 का एक्सचेंज रेट होगा 43। अब आप चाहे इसी की पावर लेते जाएं तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा बन जाएगा, और चाहे एक एक करके ले लें, यानी 0.043 को अब हम यहां रख लेते हैं। नहीं, पावर नहीं लेनी, सॉरी, सही है डिफरेंट रेट्स है। हाँ, 1.08 डिवाइडेड बाय 1.03। ये मैं परचेजिंग पावर पैरिटी लगा रहा हूं, इंटरेस्ट रेट पैरिटी, परचेजिंग पावर पैरिटी कोई एक लगेगा। 0.045 तीसरा 0.045 इंटू तुर्की की इन्फ्लेशन, पाकिस्तान 0.047, चौथा 0.047, 1.06, 1.02, पांचवा 0.048 इंटू तुर्की की इन्फ्लेशन, पाकिस्तान की और छठा हमें टैक्स की वजह से बनाना पड़ेगा 0.05, 1.05, 1.02, 0.52। मल्टीप्लाई डिवाइड, हमें लीरा में आंसर चाहिए, लीरा ऊपर है, मल्टीप्लाई 35 पॉइंट, चलो 36 मिलियन में तो ले जाना है। ये चाहिए था हमें वहां लिखने के लिए।
उधर किया था कैमरा या मैं ही आगे खड़ा था? पक्की बात है। 36, 39, 41, 44, 46 कंट्रीब्यूशन बन जाएगी जी 10 111 2 1206 1296 139 और इनका टोटल मिलियन में बन जाएगा। ये यूनिट्स हैं, ये पर यूनिट है, तो टोटल बन जाएगा TKL मिलियन में 40.59 66.71 108.57 55.53 165.45 ये टोटल कंट्रीब्यूशन आ गई TKL मिलियन में। चले, ये तो हो गई सेल प्राइस और वेरिएबल खर्चे। और देखें कैश फ्लोज लिखने वाले क्या क्या है। फिक्स्ड, अच्छा सवाल वो मुझे तो ध्यान नहीं दे रहा, सवाल के किसी पैराग्राफ का मतलब ना समझ आया? ठीक है ना जी। कैपिटल अलाउंस कहते हैं टैक्स डेप्रिसिएशन को, तो वो कह रहे हैं कि आप डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन के चक्कर में ना पड़े, इग्नोर करें। और इसका मतलब ये भी है कि अगर आप डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन में नहीं जा रहे तो बस फिर प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल को भी लिफ्ट ना कराना, क्योंकि ये फेयर नहीं होगा ना कि डेप्रिसिएशन तो ले नहीं रहे और प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल पे टैक्स ले रहे हैं। तो जब डेप्रिसिएशन ही नहीं ले रहे तो फिर प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल पे भी टैक्स नहीं लग रहा होगा। तो वो जो हम टैक्स की वर्किंग में डेप्रिसिएशन ले रहे होते हैं वो नहीं ले रहे होंगे। बाकी ये पहला पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ। चलिए, कैश फ्लो में सेल्स हो गई, वेरिएबल कॉस्ट हो गई, फिक्स कॉस्ट। और फिक्स कॉस्ट के बारे में उसने कहा है कि वो 3% बढ़ेगी। तो फिक्स कॉस्ट LY इंटू 1.03, इसने बस सिंपली 3% बढ़ना है, तो 12 मिलियन को बढ़ाते जाए। सेवन 3 11 13.51 91। और तुर्की में कौन कौन सा कैश फ्लो होना है?
बस अब चूंकि डेप्रिसिएशन नहीं लेनी तो बस इसी को नेट करके ही उस पर टैक्स लग जाएगा। वो तो डेप्रिसिएशन की वजह से वर्किंग में जाते हैं। 28.23 42.03 151.54 और इसी पे लगेगा टैक्स। और अभी हम तुर्की की कैलकुलेशंस कर रहे हैं तो टैक्स रेट 25%, लेकिन वो 25% लगा के कैश यहां लिखना है क्योंकि टैक्स नेक्स्ट ईयर है। सेवन पॉइंट 13.49 37.8 ये हो गया टैक्स। वर्किंग 1.1 टैक्स हो गया। और तुर्की में क्या क्या है? अब तो टैक्स निकाल लिया, तो अब शुरू से चलते हैं तरतीब से, जो भी चीज आती जाएगी रास्ते में लिखते जाएंगे। पहले पैराग्राफ में कहा हुआ है कि हम जो तुर्की में एक्सपोर्ट्स करते थे वो अब हमारे लिए फिजिबल नहीं रह गई हैं। पहले पैराग्राफ का मतलब है कि हम पहले तुर्की में एक्सपोर्ट करते थे और अब वहां लोकल गवर्नमेंट ने ड्यूटी लगा दी है इंपोर्ट पे, मतलब हमारी एक्सपोर्ट्स अब लोगों को महंगी पड़ रही हैं, तो इसके बाद हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, हम वहां पर लोकल प्लांट लगाएंगे। ये पहले पैराग्राफ का मतलब है। और अगर हम लोकल प्लांट लगाएंगे तो तुर्की की गवर्नमेंट हमें 10% उस पर ग्रांट भी देने को तैयार है और उस पर टैक्स भी नहीं लगाएगी। तो जीरो के ऊपर जहां प्लांट हमारा आउटफ्लो आएगा तो वहां ग्रांट हमारी इनफ्लो भी आएगी। तो प्लांट लिखते हैं तो फिर इस पे 10% इनफ्लो भी ले लेते हैं। ये हो गए पहले दो पैराग्राफ। उसके बाद डायरेक्टर्स सब्सिडी लगाना चाह रहे हैं, ठीक है। टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 105 मिलियन है। इस 105 में 60 मिलियन पीपीई है और 45 वर्किंग कैपिटल है। गवर्नमेंट ने ग्रांट किस चीज की देनी है? पीपीई की। तो 60 मिलियन हमारे पीपीई आ गया और इसी का 10% आ गई ग्रांट। और पीपीई की आरबी होगी कितनी होगी? बिल्कुल होगी। डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने से मना किया है टैक्स पर्पसेस के लिए। डायरेक्टर्स कह रहे हैं कि रहने दे, हम इस पे टाइम नहीं लगाएंगे, हम इसके बगैर ही जानना चाह रहे हैं कि प्रोजेक्ट अच्छा होगा कि नहीं। The factory including plant and machinery is expected to appreciate in value from 60 million, यानी 60 मिलियन से ये ऊपर जाएगा। और कितना ऊपर जाएगा? तुर्की के इन्फ्लेशन के हिसाब से जाएगा और हम 5वें साल के एंड पे बेच देंगे। For the purposes of project appraisal, directors have advised to ignore capital allowance on factory plant and machinery. अब इसका ये मतलब भी कोई ले सकता है कि वो कह रहे हैं डेप्रिसिएशन इग्नोर करें, प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल तो इग्नोर करने को नहीं कह रहे। तो लेकिन फेयर इसलिए नहीं है कि जब हम इस प्लांट पे टैक्स इफेक्ट नहीं लेना चाह रहे तो फिर प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल पे भी नहीं लेना चाह रहे। तो 60 को कितना इन्फ्लेट करें फिर आरवी के लिए? हाँ जी, तो तुर्की का इन्फ्लेशन लगा देते हैं, वर्किंग 3 आरवी बन जाएगी 60 को पहले साल इन्फ्लेट कराना है तो फिर 1.08, फिर 1.07, फिर 1.06, फिर 1.05 हो गए पूरे, है ना। हम्म 84 पॉइंट तो पीपीई 84.1 10 है 12 ये हो गया पीपीई। फिर उसके बाद वर्किंग कैपिटल है और इस वर्किंग कैपिटल ने तुर्की की इन्फ्लेशन के साथ बढ़ना है। तो वर्किंग कैपिटल 0 पे 1 2 3 4 5 और हम निकाला करते हैं बैलेंस और फिर उसमें डिफरेंस होता है कैश फ्लो। तो शुरू में 45, फिर इसने तुर्की की इन्फ्लेशन से बढ़ना है 9%, 49.05, फिर 1.08,
52.97, फिर 1.07, 56.68, फिर 1.06, 60.08 और आखिर में बस और हमने इनमें चेंजेस को कैश फ्लो लेना होता है। तो 45 आउटफ्लो, 4.05 आउटफ्लो, 3.92 आउटफ्लो, 3.71 आउटफ्लो, 3.4 आउटफ्लो और 60.08 इनफ्लो। जीरो पे 45, 4.05, 3.92, 3.71, 3.4 और 60.08। इसके बाद तुर्की के कोई और कैश फ्लो, प्रोडक्शन, सेल्स, वेरिएबल कंपोनेंट, टैक्स, बस तुर्की डन। ये वर्किंग फॉर्मेट नहीं है, वर्किंग कैपिटल। टू 99, 24.18, 43, 78.26, 114.76। नहीं यार, ये वाला ही है। अच्छा अच्छा जी, 260.24 और 37.89। अच्छा, ये सारे हैं टर्किश लीरा। अब यहां से हमारा सवाल अब उर्दू में ट्रांसलेट होने लगा है, तो यहां से हम बेशक दोबारा लिख दें और आई रिकमेंड के दोबारा लिख दें ताकि रेट आगे पीछे ना हो जाए। वो रेट्स मुझे बताइएगा।
0.041, 0.043, 0.045, 0.047, 0.048, 52। अब यहां से हम चलते हैं रुपीज में, रुपीज मिलियन। और अब हम जब इनको कन्वर्टेड कैश फ्लोज कहेंगे तो अब रुपीज में आना है, डिवाइड, इसको इससे डिवाइड, 2414.63 नेगेटिव, 562.70, 9, 167.89, 2359.25, 5197.19, 734.99। क्या सही नहीं है? किधर? 728.65। अच्छा, ये हो गए अभी वहीं के कन्वर्टेड। अब पाकिस्तान में भी कुछ है और एक तो 4% टैक्स और है। किस पे 4%? जिस पे 25% लगा था, जिस पे 25 लगा था उसी पे 4 और है, लेकिन इस पे 4 लगा के यहां लिखना है टैक्स नेक्स्ट ईयर है ना, इस पे 25 लगाया था ना, तो अब इस पे 4% और लगाना है, लेकिन रुपए में ना नहीं, यानी दिस इंटू 4% डिवाइडेड बाई ये। टैक्स इधर अगले साल आना है, तो 28.23 पे 4% और डिवाइडेड बाई ये। $25.09, इस पे 4%, लेकिन यहां क्या ये वाला लगाया ना, टैक्स इधर लिखना है ना, तो ये वाला लगाया, तो टैक्स तो प्रॉफिट का लगना है ना। ईयर 1 के प्रॉफिट का टैक्स अगले साल है। इन्फ्लेशन रेट तो लगाने की जरूरत नहीं है ना, वो तो ऑलरेडी नॉमिनल कैश फ्लो है। एक्सचेंज रेट देखें, इसको यहां लिख रहा हूं मैं, दिस इंटू 4% डिवाइड बाई ये 46.13, 78.47, 11.36, किधर 45 पॉइंट, ये भी गलत होंगे। चले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, राउंडिंग ऑफ, चलो खैर है ये वाला। इसके ऊपर 4% डिवाइडेड बाई ये पॉइंट। और पाकिस्तान में क्या क्या होगा? एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस में नुकसान होगा। एग्जिस्टिंग पाकिस्तान प्रोडक्शन वो कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि यहां से प्रोड्यूस करके हम बाहर बेचते थे, तो अब जब बाहर ही प्रोड्यूस करेंगे तो लोकल हमारा काम कम हो जाएगा। तो ये जो हमारा काम कम हो जाएगा, ये हमें अभी साल का 6,000 मिलियन रुपए कमा देता है आफ्टर टैक्स, यानी इसमें टैक्स का रोला नहीं है। तो इसमें आ जाएगी कमी। अच्छा, कितनी कमी आएगी? ये जो सवाल की वर्डिंग है ना, इसमें मैं आपको आईकैप का सॉल्यूशन भी बता देता हूं और अपना ओपिनियन भी बता देता हूं। Existing production is expected, बिल्कुल लास्ट सेंटेंस पढ़ो, existing production is expected to reduce by 10% each year। तो इसका क्या मतलब है कि 6,000 10% कम होकर 5400 पे आ जाएगी, या 6,000 से 5400 फिर 5,000
फिर 4400 बाय 10% ईच ईयर, ग्रेजुअली ना कि नहीं? बाय 10% ईच ईयर का मतलब ये है कि पहले साल अगर 6000 कमाते थे तो फिर उसके बाद 5400 पे आ जाएंगे, फिर 10% और कम होकर 4800 पे आ जाएंगे लेट से, फिर और कम होकर 4400 पे आ जाएंगे। ये मतलब है या 5400 पे आगे स्टेबल हो जाएंगे, मतलब कम होते जाएंगे ना। तो IQAPTEST ट्यूशन में सिर्फ एक बार इसको लिया हुआ, तो ये मेरा एक इख्तलाफ है कि तो क्लियरली पता चल रहा है कि हर साल, और मेरे ख्याल में एग्जामिनर ने वर्डिंग पे गौर नहीं किया और इसकी एनपी अच्छी खासी पॉजिटिव निकलती थी, लेकिन अगर हम ये काम कर लेंगे तो नेगेटिव में चली गई। तो आप चाहें तो सवाल की वर्डिंग चेंज कर लें, मुझे इस सवाल की वर्डिंग का तो आंसर यही लग रहा है। तो जो एग्जिस्टिंग का नुकसान है वो हमारी कुर्बानी है, लॉस ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन, वर्किंग 5, ये वर्किंग 1 टर्म। $6000 तो करंट फिगर होगी, इसने इन्फ्लेट भी होना है कि नहीं होना? इन्फ्लेट तो सारी चीजों ने होना है, तो उसने भी पाकिस्तान के लिहाज से तो इन्फ्लेट ही होना था, तो इसलिए इसकी पहले हम नॉमिनल फिगर तो निकाल लें। तो 6000 को पाकिस्तानी इन्फ्लेट करते जाए, ईयर 1 का 4%, फिर इसको 3% बढ़ा दें, फिर 3% बढ़ा दें, फिर 2% बढ़ा दें, फिर 2% बढ़ा दें, 88। ये कमाते, लेकिन इस प्रोजेक्ट की वजह से ये रिड्यूस हो जाएंगे, 10% कम हो जाएगा, यानी इसका 0.9, 5616, और दूसरे साल की प्रोडक्शन में, ये तो दूसरे साल का है, 0.9 स्केयर, ये दूसरे साल वाला है ना। ये तो मैंने देखे 6000 को ही जिस नॉमिनल लिखा है, मैंने 6000 को नॉमिनल लिखा है, दूसरे साल में कमी 10% 2 दफा आ चुकी होगी, तो दिस इंटू 0.9 का स्केयर, दिस इंटू 0.9 क्यूब, जी 4826, दिस इंटू 0.9 की पावर 4, 30, दिस इंटू 0.9 की पावर 5, 6। वहां हमने क्या लेना, इनका डिफरेंस, यानी जितना नुकसान होगा 62 17 2322 2820। और फाइनली इनकी एनपीवी किस रेट पे निकलेगी? सेकंड लास्ट पैराग्राफ 13%। ये हो गया पार्ट ए। अच्छा, पार्ट ए की जरा वर्डिंग पे आए, बस ये कैश तो वहां लिखना है नेट, और 13% पे एनपीवी जो कि नेगेटिव आ रही है। चलिए रिक्वायरमेंट समझ ले जरा। पार्ट ए, इवेल्युएट वेदर और नॉट कमेंस, तो
इस हरकत की वजह से नेगेटिव निकल आनी है, वरना आईकैप के सोल्यूशन में ये 600 था, लेकिन अब ये 1200, 1800, 2400 डबल होता जा रहा है, तो इस वजह से ये नेगेटिव में चला गया। तो नेगेटिव में चला गया तो हम कहेंगे कि ना, एज पार्ट ऑफ योर इवैल्यूएशन कमेंट ऑन द कॉस्ट, प्राइस एंड इन्फ्लेशन अजम्पशंस। जो डायरेक्टर साहब ने इन्फ्लेशन की अजम्पशन ली हैं उनके ऊपर कीड़े निकालने। तो डायरेक्टर साहब ने प्राइस पर यूनिट के बारे में क्या कहा कि तुर्की के इन्फ्लेशन रेट पे बढ़ा दें, तो वो कह रहा है कमेंट करें तो कुछ तो कहना पड़ेगा। तो जरूरी नहीं है कि मुल्क के इन्फ्लेशन पे चले, ये तो डिमांड सप्लाई पे डिपेंड करता है। हम चूंकि वहां नया प्रोडक्शन करके प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं, तो डिमांड सप्लाई से पता नहीं हम इन्फ्लेशन के मुताबिक ग्रो करें या ना करें। वेरिएबल कॉस्ट के बारे में कह रहा है कि इन्फ्लेशन से 3% सस्ता। भाई क्यों 3% सस्ता? रियलिस्टिक नहीं है। एक तो क्यों 3% सस्ता, दूसरा अगेन ये तो मार्केट फोर्सेस की डिमांड सप्लाई से फैसला होगा। फिक्स कॉस्ट 3% बढ़ा रहा है, तो भाई क्यों 3% बढ़ा रहा है? दुनिया कहां से कहां जा रही है, 9%, 8%, तो फिर क्यों 3% बढ़ा रहा है? तो ये उसके इन्फ्लेशन के ऊपर एतराज आ गए। पार्ट बी, ये इस तरह की चीजों में ना आईकैप की बुक लेके जाना काम आता था, क्योंकि आईकैप की बुक, मतलब पहले मैं ये रिकमेंड करता था कि आईकैप की बुक आपने सारी पढ़ी हो तो पेपर में साथ लेके जानी है, तो पता होगा कि क्या चीज कहां लिखी हुई है। अभी भी मेरी रिकमेंडेशन तो यही है कि आईकैप की बुक आप रीड जरूर करिएगा। जब एक टॉपिक खत्म कर लें तो आईकैप की बुक जरूर रीड करिएगा, और आपको एक बार रीडिंग करके ना कुछ पेज, कुछ पैराग्राफ ऐसे लगे कि हाँ ये काम की बात है। जैसे कुछ टर्म्स, जैसे लास्ट अटेम्प्ट में ना एक इंतहाई गैर अखलाकी सवाल टेस्ट हुआ था, वो देख के लग रहा था कि तो एसपीएम का सवाल है, वो मैं करूंगा डिस्कस अभी कल परसों। उसमें ऐसी टर्म्स इस्तेमाल हुई थी जो आईकैप की बुक में लिखी हुई थी, यानी एग्जामिनर चाह रहा था कि पढ़ो बुक, तो आईकैप की बुक में कुछ टर्म लिखी थी जो बीएफडी नहीं, कह लें कि एसपीएम टाइप चीज थी, मार्केटिंग से रिलेटेड, स्ट्रेटेजी से रिलेटेड, इस तरह की चीजें थी। तो आईकैप की बुक अभी भी मेरी रिकमेंडेशन यही है कि जब टॉपिक खत्म कर लें तो आईकैप की बुक पढ़ें। पहले बुक ले जाना अलाउड होता था, तो पार्ट बी की तरह की चीज किताब से देख के लिखी जा सकती थी। अब किताब ले जाना तो अलाउड नहीं है। इस तरह की चीजें शायद अब ना पूछी जाएं, लेकिन चलो पूछ ली, खुद सोच के देखते हैं। कहा यह है कि अगर तुर्की वाले एतराज कर दें कि आप डिविडेंड घर नहीं ले जा सकते, तो फिर हम क्या करेंगे? डिस्कस हाउ क्यूसीएल माइट रिड्यूस द इंपैक्ट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन डिविडेंड रेमिटेंस फ्रॉम तुर्की। तो हम क्या जुगाड़ लगाएं कि अगर गवर्नमेंट ये एतराज कर दे कि डिविडेंड घर नहीं ले जा सकते, तो हम क्या करें? पैसे तो लाने घर। तो अब इसमें दिमाग लगा के इन्वेस्टर बन के सोचें किस तरह जुगाड़ लगा के हम पैसे घर लेके आए। हाँ जी, अच्छा, बेस्ट तो ये है कि आप अवेलेबल सवाल में से हल निकाल के दें पहले तो। और उसके नहीं हल निकल रहा तो बिल्कुल ठीक है, रॉयल्टी नाम की चीज ले लें। लेकिन रॉयल्टी किस बात की? हाँ, हम अपना एक स्पेसिफिक डिजाइन ऑफ ओवन यूज कर रहे हैं तो उसकी रॉयल्टी ले सकते हैं, ठीक है। और क्या क्या कंसल्टेंसी चार्जेस दे सकते हैं। हम कहेंगे जी यहाँ के लोग वहां मैनेजमेंट सर्विसेज दे रहे होते हैं, मैनेजमेंट सर्विसेज के पैसे ले सकते हैं। और इस सवाल में भी है चीज, कंपोनेंट वो ज्यादा प्राइस पे बेचना शुरू कर दें। अभी तो कंपोनेंट 800 रुपए का ले गए ना बाहर, उसको 2000 का कर दें, उसमें प्रॉफिट लोड कर दें। है तो पाकिस्तान से वो बाहर जा रहा, उसमें प्रॉफिट छुपा के घर ले आए, ये भी एक जरिया हो सकता है। और एक आईकैप के सोल्यूशन में एक बात और लिखी हुई है कि वहां एक सब्सिडरी बनाए और उसको लोन दें और उस लोन पे इंटरेस्ट रखें, यानी ये जो पैसा वहां इन्वेस्ट कर रहे हैं इक्विटी इन्वेस्टमेंट की बजाय लोन के नाम पे दे दें, और डिविडेंड नहीं आते तो इंटरेस्ट ले आना शुरू कर लें। तो ये हल हो सकते हैं अगर वो डिविडेंड से मना करें तो। चलें जी, लेक्चर 80 में फिर वो दूसरी टाइप वाला सवाल कराता हूं।